नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला को लेकर। आज प्रश्न श्रृंखला क्रमांक 15 पर हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रख के रूसो भाग 2 पर 15 प्रश्न हल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रश्न श्रृंखला हमारी जो है इन परीक्षाओं के साथ साथ अन्य जो परीक्षाएं हैं किसी भी राज्य की शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। तो आइए देख लें हम आज का पहला प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। इसमें पूछा गया है, किसने कहा कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी? ऐसा किसने कहा है कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी? और 4 विकल्प दिए गए हैं, ए हॉब्स, बी मैकियावेली, सी रूसो और डी कॉटन। तो वास्तव में यह कथन रूसो ने कहा था। रूसो ने कहा था कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी, और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका जन्म होते ही उसकी मां का निधन हो गया और उसके बाद उसको जीवन भर कुछ न कुछ परेशानियां उठानी पड़ी। तो उसने कहा कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी रूसो। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आए इस दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रूसो ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रूसो ने लिखा है? और 4 विकल्प में ये पुस्तकों के नाम लिखे हैं, ए इकोनॉमिक पॉलिटी, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी द इमाइल और डी उपर्युक्त तीनों। वास्तव में ये तीनों ग्रंथ ही रूसो ने लिखे हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। उसने इकोनॉमिक पॉलिटी लिखी थी 1755 में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी 1762 में, और 1762 में ही द इमाइल भी प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से ये तीनों ग्रंथ रूसो के लिखे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपर्युक्त तीनों। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो हम देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ए हिंसक, क्रूर और स्वार्थी, बी परोपकारी, सद्गुणी और नैतिक, सी पशुतुल्य, निष्पाप तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा, और डी उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार का नहीं। तो वास्तव में हिंसक, क्रूर और स्वार्थी ऐसा हॉब्स का मानना था। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में जिस मनुष्य की कल्पना करता है वह हिंसक, क्रूर और स्वार्थी था। परोपकारी, सद्गुणी और नैतिक ये लॉक का मानना था। जॉन लॉक कहता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ऐसा था, और रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। रूसो कहता है कि उस समय मनुष्य ना तो नैतिक था ना अनैतिक था, वो बिल्कुल पशु की तरह था, भोला भाला था और सामान्य रूप से अच्छा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न। तो आए चौथे प्रश्न में देख लें हम लोग क्या पूछा गया है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया है? और ये 4 विकल्प हैं, चारों में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में किया है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी द इमाइल, सी लेटर्स द लामोंटेन और डी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो वास्तव में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 5वां है, इसको देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के कितने चरण बताए हैं? रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के कितने चरण बताए हैं? तो वास्तव में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के
तीन चरण बताए, तीन चरण बताए। वो कहता है कि ये तीन चरण कैसे थे। उसने कहा जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण, इस प्रथम चरण को वो कहता है कि यह आदर्श था और बर्बर था। कहता है कि इस समय मनुष्य बिल्कुल पशु के समान था, भोला भाला था, और इस समय जो संपत्ति थी वह सामूहिक होती थी। कहता है कि संपत्ति सामूहिक, और इसी कारण स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना बनी। कहता है यह प्रथम चरण जो था वह आदर्श बर्बर था, और मनुष्य बिल्कुल भोला भाला था, संपत्ति सामूहिक थी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना बनी थी। लेकिन द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण में मनुष्य के पास में कुछ उपकरण के रूप में संपत्ति आ गई, कुछ आई, थोड़े थोड़े से मनुष्य के पास में छोटे छोटे कुछ उपकरण आ गए, लेकिन कुछ उपकरण आ गए, लेकिन भाईचारे की भावना बनी। क्यों बनी रही? क्योंकि वास्तव में संपत्ति अभी भी लगभग सामूहिक थी, निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। छोटे छोटे कुछ उपकरण मनुष्य ने रखे, लेकिन उससे उसमें ईर्ष्या द्वेष की भावना हल्की सी आई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई कि भाईचारे की भावना समाप्त हो जाए। लेकिन तृतीय चरण आते हैं, तृतीय चरण में वह कहता है कि निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ? भाईचारे की भावना समाप्त, भाईचारे की भावना समाप्त, और मनुष्य तनाव में रहने लगा, वह हिंसक होने लगा, और जब वह इस हिंसक होने लगा तो फिर इसी से मुक्ति पाने के लिए उसने सामाजिक समझौता किया। तो इस तरह से रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था के वास्तव में तीन चरण थे। इस तरह प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, तीन चरण। अब देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो इस 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम। रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? और विकल्प ए है द इमाइल, बी इकोनॉमिक पॉलिटी, सी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 की व्याख्या करते हुए हमने बताया था आपको कि रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। उसने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह पुस्तक उसने 1762 में लिखी थी, और इसी में उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो वास्तव में यह पुस्तक इन विकल्पों में से नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प डी। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो आए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? रूसो ने सामाजिक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रूसो के सामाजिक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और आपको ए बी सी 3 कथन दिए गए हैं। ए, मनुष्य ने संघर्ष और तनाव के वातावरण को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक समझौता किया। मनुष्य ने संघर्ष और तनाव के वातावरण को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक समझौता। बी है, इस समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार संपूर्ण समाज को अर्पित कर देते। और सी, यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और उनके सामाजिक स्वरूप के मध्य होता। और विकल्प डी है उपर्युक्त तीनों सत्य। तो आइए हम देख लें थोड़ा सा कि रूसो का सामाजिक समझौता क्या था, क्यों हुआ था। तो हम फिर इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो 3 चरणों में थी। पहला चरण जो था उसमें सार्वजनिक संपत्ति थी, किसी की निजी संपत्ति नहीं थी, तो वहां पर किसी प्रकार का तनाव नहीं था। लेकिन
प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में आकर संपत्ति और सभ्यता का विकास हो गया। तो जब संपत्ति का विकास हुआ, कब हुआ? प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण। और इस संपत्ति के विकास का परिणाम क्या हुआ? इस संपत्ति के विकास का परिणाम क्या हुआ कि गरीबी और शोषण बढ़ गया। गरीबी और शोषण बढ़ गया। जिसके पास संपत्ति थी वो और संपत्ति अर्जित करता गया और गरीबों का शोषण करता गया। तो इस कारण क्या हुआ? स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। और गरीबी और शोषण में वृद्धि हुई, स्वतंत्रता और समानता समाप्त हुई। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ? इनका संयुक्त परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम दो निकले। एक तो मनुष्य की खुशियां नष्ट हो गई। मनुष्य जो खुश रहता था प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण में, वे मनुष्य की खुशियां नष्ट हो गई और वह तनाव में रहने लगा। और लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण मनुष्य हिंसक हो गया। इसके कारण वह हिंसक हो गया। इस तरह से प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में, रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में मनुष्य तनाव में रहने के कारण हिंसक हो गया। इस तरह से वही अवस्था आ गई जो हाप्स की प्राकृतिक अवस्था में होती थी। तो इस हिंसा और तनाव से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया। अर्थात पहला सही दिख रहा है, मनुष्य ने संघर्ष और तनाव के वातावरण को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया, अर्थात ये सही है। लेकिन आगे अभी हम और देख लें। यह जब समझौता हुआ तो समझौते में क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने अधिकार, जैसे लोगों के अधिकार हैं, उन्होंने अपने अधिकार इस समूह को अर्पित कर दिए। अपने सारे अधिकार, ये एक व्यक्ति का अधिकार है, ये दूसरे का है, तीसरे का, चौथे, पांचवें, इसी तरह से ढेर सारे लोगों के अधिकार हैं, उन सब ने अपने अधिकार इस समूह को अर्पित कर दिए। अर्थात यह दूसरा भी सही है, इस समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार समूह को अर्पित कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझौता जो हो रहा है लोगों के निजी स्वरूप, अर्थात एक एक व्यक्ति अलग अलग है, उनका निजी स्वरूप है, और यह समूह जो है ये इन्हीं लोगों का समूह है, इन्हीं मनुष्यों का समूह है। इसी समूह के साथ समझौता हो रहा है, अर्थात लोगों का निजी स्वरूप और उनका सामाजिक स्वरूप के मध्य समझौता हो रहा है। क्योंकि लोग अलग अलग ये हैं, उनके अधिकार हैं, और ये अलग अलग मनुष्य हम मान सकते हैं, इनकी कल्पना कर सकते हैं कि अलग अलग मनुष्य हैं, ये अपने अधिकार इस समूह को दे रहे हैं। लेकिन ये समूह कौन है? इन्हीं मनुष्यों का समूह है। इसी समूह को ये मनुष्य अपने अपने अधिकार अर्पित कर रहे हैं, अर्थात इस प्रत्येक मनुष्य के निजी स्वरूप और उनके सामूहिक स्वरूप के मध्य ये समझौता हो रहा है। तो इस तरह से यह विकल्प सी भी सही है, अर्थात ए, बी, सी तीनों सही है। यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप, उनके अलग अलग स्वरूपों को देख लें, और उनके सामाजिक स्वरूप या सामूहिक स्वरूप के मध्य हो रहा है, अर्थात ये तीनों सही हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त तीनों सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प डी। अब इसके बाद देखते हैं हम आज का अगला। तो 8वें प्रश्न को देख लें, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें एक परिभाषा दी गई है, सभी नागरिकों की वह सामूहिक इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सभी का कल्याण करना हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। यह कथन किसका है? और आपको ये विकल्प दिए गए हैं, ए ग्रीन, बी वेपर, सी रूसो, डी इनमें से किसी का नहीं। तो यह कथन है रूसो का। रूसो कहता है कि सभी नागरिकों की वह सामूहिक इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो या सभी का कल्याण करना हो, वही सामान्य इच्छा कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है विकल्प सी। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला।
इस प्रश्न में क्या है देख लें हम। सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है तथा उसे स्थिर रखती है, यह कथन किसका है? सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है तथा उसे स्थिर रखती है, यह कथन किसका है? और विकल्प दिए हैं, ए सेबाइन, बी ग्रीन, सी रूसो और डी महात्मा गांधी। तो यह कथन है रूसो का। रूसो कहता है सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है तथा उसे स्थिर रखती है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आए देख लें हम 10वां प्रश्न। रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और विकल्प ए है, उसने समाज, राज्य और सरकार में अंतर किया। विकल्प बी है, उसने समाज और राज्य में अंतर किया। विकल्प सी, उसने राज्य और सरकार में अंतर किया। विकल्प डी, उसने समाज और सरकार में अंतर किया। तो वास्तव में रूसो ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है वह कैसा है, थोड़ा सा हम संक्षेप में उसे देख लें तो इस प्रश्न का उत्तर देना हमें आसान हो जाएगा। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता जब होता है, सामाजिक समझौता जो हुआ, रूसो के अनुसार जो सामाजिक समझौता हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ, एक परिणाम हुआ इसका राज्य की उत्पत्ति, और दूसरा परिणाम कैसे निकलता है उसको हम थोड़ा देख लें। इस सामाजिक समझौते में लोगों ने क्या किया, अपने अधिकार, लोगों हम लिख दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लोगों ने, या इसको पूरा कर दे रहे हैं, लोगों ने अपने अधिकार समूह को अर्पित कर दिए, अर्पित किए। और जब लोगों ने अपने अधिकार समूह को अर्पित किए तो इसका परिणाम क्या हुआ, सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ सामान्य इच्छा की उत्पत्ति, सामान्य इच्छा उत्पन्न हो गई। और सामान्य इच्छा वास्तव में क्या होती है, यह संप्रभु होती है सामान्य इच्छा। और इसी संप्रभुता की को क्रियात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए, सरकार अस्तित्व में आती है। उसने क्या कहा कि लोगों ने अपने अधिकार समूह को अर्पित किए, उसका परिणाम क्या हुआ, सामान्य इच्छा उत्पन्न हो गई। और सामान्य इच्छा वास्तव में होती है संप्रभु, इसमें संप्रभुता वास करती है। तो इसी सामान्य इच्छा की संप्रभुता को क्रियात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए सरकार अस्तित्व में आती है। तो इस तरह से उसने क्या कहा कि रूसो ने क्या बताया कि जो सामाजिक समझौता हुआ इसके द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ और जो सामान्य इच्छा हुई उसके द्वारा सरकार उत्पन्न हुई। तो इस तरह से उसने राज्य और सरकार दोनों में अंतर किया है। राज्य वास्तव में क्या है, लोगों के समझौते के कारण तुरंत उत्पन्न हो गया, और जो सामान्य इच्छा हुई उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार अस्तित्व में आ गई। तो इस तरह उसने राज्य और सरकार में अंतर किया है। विकल्प सी है, उसने राज्य और सरकार में अंतर किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। लेकिन समाज, राज्य और सरकार में अंतर किसने किया है, यह किया है लॉक ने। हमने लॉक पे जो वीडियो बनाया है उसमें हमने इस पर प्रश्न हल कराया है। लॉक ने समाज, राज्य और सरकार इन तीनों में अंतर किया है, जबकि रूसो ने राज्य और सरकार में अंतर किया है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प सी। अब देखते हैं हम आज का अगला। तो इस 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम। रूसो निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को सर्वोत्तम मानता है? रूसो निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को सर्वोत्तम मानता है? विकल्प है, ए राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी लोकतंत्र और डी किसी को नहीं। तो वास्तव में रूसो ने कुलीन तंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है और लोकतंत्र में वह
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र का आलोचक और उसने कुलीन तंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कुलीन तंत्र। अब इसके बाद देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न। तो आइए हम देख लें 12वें प्रश्न को। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा था, क्या कहा था, इंग्लैंड की जनता केवल मतदान के दिन ही स्वतंत्र होती है। आपसे पूछा गया है कि किसने ऐसा कहा था, किसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि इंग्लैंड की जनता केवल मतदान के दिन ही स्वतंत्र होती है। और 4 विकल्प हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी मार्क्स। तो वास्तव में यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा था कि इंग्लैंड की जनता केवल मतदान के दिन ही स्वतंत्र होती है और रूसो प्रतिनिधि लोकतंत्र का बहुत बड़ा आलोचक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है विकल्प सी, रूसो। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आइए देख लें अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान पर पुनर्विचार के लिए लोकसभाएं बुलाई जानी चाहिए। और 4 विकल्प दिए हैं, ए जे.एस. मिल, बी बेंथम, सी रूसो और डी उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो वास्तव में यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा था कि संविधान पर पुनर्विचार के लिए लोकसभाएं बुलाई जानी चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है विकल्प सी। अब हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आइए इस प्रश्न को देख लें हम। इसमें पूछा गया है, रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और विकल्प ए है, वह सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। विकल्प बी है, वह दास प्रथा का समर्थक है। विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। और विकल्प डी, दोनों असत्य है। तो वास्तव में इसमें कौन सा सत्य है, विकल्प ए, रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, लेकिन वह दास प्रथा का समर्थक नहीं है, वह दास प्रथा का आलोचक है। वह दास प्रथा का आलोचक है और रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब उसके बाद हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आइए आज के आखिरी प्रश्न को हम देखें। जैसे ही कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। यह कथन किसका है। और 4 विकल्प दिए गए हैं, ए मुसोलिनी, बी मैकियावेली, सी पेरेटो और डी रूसो। तो यह कथन वास्तव में रूसो का है। रूसो कहता है कि जैसे ही कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों का चुनाव चुनता है, वैसे ही वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है विकल्प डी, रूसो। इसके साथ हमारी इस प्रश्न श्रृंखला के 15 प्रश्न पूरे होते हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये सारगर्भित प्रश्न श्रृंखला आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। तो अगले वीडियो में हम बेंथम पर 15 प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे। आपको अगर हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।